नमस्कार सभी को, मेरे चैनल हिंदी वाई ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमने समास शुरू किया था और कर्मधारय समास पढ़ेंगे, तो शुरू करेंगे कर्मधारय समास से। मैंने कल आपको थोड़ा बता दिया था कर्मधारय समास के बारे में, लेकिन फिर भी आज हम फिर से शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। पहला होता है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, और दूसरा होता है उपमेय और उपमान। तो जब हम विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं, विशेषण कैसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहते हैं। उसी तरीके से उपमेय और उपमान का भी होता है कि उपमान मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, मुख्य वस्तु जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जा रही है उसको कहेंगे उपमान। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि चंद्रमुख, तो इसका हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। तो मुख की बात कर रहे हैं हम, ये उपमेय हो जाएगा। और किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमा। मतलब हमने चंद्रमा की उपमा दे दी है, ठीक है, मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी है, तो इसलिए उपमेय और उपमान होगा। अब एक एक करके दोनों का उदाहरण देखेंगे। पहले विशेषण और विशेष्य का देख लेते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेषण शुरू से आपको समझाते। सबसे पहले लिखते हैं समस्त पद। समस्त पद, फिर हो जाएगा आपका इधर विशेषण और विशेष्य। तो एक हम शब्द लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया नील गाय। नील गाय, नील गाय। और जब हम इन दोनों नील गाय को अलग अलग शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा नीला या फिर नीली या फिर नील गाय। तो एक जानवर भी होता है, तो हम नील गाय की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे नील और गाय, ठीक है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये नीली है जो गाय। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा नीला गाय, फिर विशेषण क्या हो गया? नील, विशेष्य क्या हो गया? गाय। अब यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं, नीली है जो गाय, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? गाय की। तो गाय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विशेष्य। और गाय है कैसी? वो है नीली, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण, जो कि उसकी विशेषता को बता रहा है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण हो सकता है परमानंद। परमानंद, ठीक है। जब हम परमानंद लिखते हैं तो ये हो जाएगा परम प्लस आनंद। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा परम है जो आनंद, ठीक है। तो आनंद का मतलब खुशी हो गया, परम इसकी विशेषता बता, परम मतलब बहुत हो गया, तो आनंद क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और जो परम है ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे विशेषण और विशेष्य आए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और इसको एक पहचाने का एक आसान तरीका ये है कि जब हम विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे तो वहाँ पे है जो जैसे शब्द आएंगे तो कर्मधारय समास में वहाँ पे विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है हमारा वो है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, इसका उदाहरण देखेंगे।
तो यहाँ पर लिखते हैं समस्त पद, और इधर हम लिखते हैं उपमेय और उपमान। उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं, लिख लेते हैं पुत्र रत्न। पुत्र रत्न, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय में पुत्र और उपमान में क्या हो जाएगा, रत्न। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्र रूपी रत्न। पुत्र रूपी रत्न। तो उपमेय जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, पुत्र के बारे में बात हो रही है, और हमने उपमान किसका दे दिया है, रत्न का। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने पुत्र रूपी रत्न। ठीक है, कि हमने एक तरीके से जो रत्न है उसको, जो पुत्र है उसको रत्न के समान बता दिया है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान का उदाहरण ये हमें देखने को मिलेगा। दूसरा उदाहरण हो सकता है कमल नयन। कमल नयन, तो ये हो जाएगा कमल प्लस नयन, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमल के समान नयन। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हो सकता है चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब चंद्र हो जाएगा प्लस मुख हो जाएगा, और जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पे जो है नयन को कमल के समान बता दिया है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मुख को चंद्रमा के समान बता दिया है गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पे हम जिसके बारे में मुख्य जहाँ पे हमारा जो मुख्य विषय होगा उसको हम उपमेय कहेंगे, और जिसका उपमा दिया गएगा वो उपमान हो जाएगा। और इसको एक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि विशेषण और विशेष में क्या था, है जो शब्द आएंगे वही उपमेय और उपमान में रूपी, के समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो विशेषण और विशेष्य को पहचानने का तरीका है विशेषण और विशेष्य का जब समास विग्रह करते हैं तो है जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वही उपमेय और उपमान में के रूपी या के समान जैसे शब्द दो
शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। आगे हम द्विगु समास पढ़ेंगे। द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास, इसका जो पहला पद होगा मतलब पूर्व पद, इसका पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे समाहार, समूह शब्द अंतिम में आएंगे। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समूह, तो अंत में क्या आ रहा है? समूह। मैंने लिखा चौमासा, तो 4 मासों का समूह, फिर अंत में समूह आया। उसी तरीके से दोपहर, 2 पहरों का समाहार। समाहार का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। तो 2 पहरों का समाहार। तो इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो शब्द वाक्य के अंत में समूह या फिर समाहार जैसे शब्द आते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे नवरात्र, दोपहर, चौमासा, चौराहा, पंचतत्व, त्रिभुज इत्यादि। ठीक, आगे हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। हम यहाँ पे किसी तीसरे पद की बात करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम ना तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं ना दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा दशानन। ठीक, अब मैं जब इसका समास विग्रह करूँगी तो पूर्व पद हो जाएगा 10 प्लस उत्तर पद हो जाएगा आनन, और इसका जब समास विग्रह होगा तो हो जाएगा 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पे जब हम 10 की बात कर रहे हैं तो ये गिनती को दर्शा रहा है। आनन का मतलब हो गया सिर, 10 सर, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो 10 सर हम जानते हैं कि रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ पे ना तो प्रथम पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद है जो कि प्रधान है, और हम यहाँ पे रावण की बात कर रहे हैं। 10 है आनन मतलब 10 है सिर जिसके, उसको हम क्या कहेंगे? रावण कहेंगे। उसी तरीके से दूसरा उत्तर हो सकता है चक्रधर। और जब हम इसको उत्तर पद और पूर्व पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्र प्लस धर। चक्र का मतलब सब समझ रहा है, धर का मतलब धारण करना। अब हम चक्र धारण करना, चक्र धारण तो बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन जो चक्र धारण करते हुए हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका चित्र आता है? विष्णु जी का। तो हम न तो चक्र की बात कर रहे हैं ना उसको धारण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब उस पूरे शब्द को मिला करके एक वाक्य बना रहे हैं, जब उसका हम विग्रह कर रहे हैं चक्र को धारण करने वाला, तो हमारे दिमाग में तुरंत विष्णु जी का चित्र आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला, अर्थात
अर्थात विष्णु। उसी तरीके से हो सकता है आपका नीलकंठ। नीलकंठ के बाद पीतांबर हो सकता है, पीतांबर। पीतांबर के बाद लंबोदर हो सकता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीले हैं अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट। लेकिन अब पेट तो बहुत लोगों के लंबे हो सकते हैं, लेकिन हम जब लंबे उदर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही गणेश जी का चित्र उभर करके आता है। तो हम यहाँ पे गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। आगे हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, और ये हमारा अंतिम समास है। द्वंद्व समास, जब हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होते हैं। और यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे हम समुच्चय बोधक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दो शब्दों को, दो समान शब्दों को जोड़ने के लिए, दो समान शब्दों को जोड़ने के लिए, दो विपरीत शब्दों को जोड़ने के लिए, या फिर कह सकते हो कि जैसे हम लोग कहते हैं चाय वाय, ठीक है, तो वैसे शब्दों को जोड़ने के लिए हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा राजा रंग, तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह। मैंने एक उदाहरण लिखा राजा रंग, और यहाँ पर हो जाएगा राजा और रंग। तो मैंने और शब्द का प्रयोग किया, ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। अब राजा क्या है, अमीर व्यक्ति कह सकते हैं। रंग क्या है, गरीब व्यक्ति। तो ये विपरीत शब्द हो गए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे राजा भी इम्पोर्टेंस है और रंग भी इम्पोर्टेंट है, दोनों की प्रधानता होगी। उसी तरीके से हो सकता है सुख दुख, सुख और दुख दोनों विपरीत शब्द हैं। माता पिता, माता पिता लिंग के आधार पर दोनों विपरीत शब्द हैं। राम रहीम, ये दोनों नाम अलग अलग हैं, ठीक है। अन्न जल, खाना और पीने की बात हो रही है। देश विदेश, देश और विदेश। हार जीत, हार और जीत। गुण दोष, गुण और दोष। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। तो ऐसे ऐसे शब्द जो विपरीत शब्द हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, और इन दोनों शब्दों की या फिर दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सभी को समास में समझा सकी अच्छे से। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सुधार करनी चाहिए, हालांकि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।